हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने ये बताया कि कोई भी एटम होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये कोई एटम है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर उसका कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर रहता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट मास उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट रहता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसके सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते टाइम उसमें एनर्जी लॉस क्या होगा? जीरो होगा। बोर ने अपना मॉडल देने के लिए उन्होंने 3 पोस्टुलेट बताए थे, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, तो उस टाइम में उसमें एनर्जी लॉस जीरो रहता है। ठीक है, रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो के कूलॉम कांस्टेंट है इनटू चार्ज q1 जो प्लस Ze है इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ओके, r स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज m v स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते टाइम उसमें एनर्जी का लॉस क्या होगा? जीरो होगा। उसको हम सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं। जो सेकंड पोस्टुलेट है वो इन्हीं ऑर्बिट्स को डिफाइन करता है। सर्टेन जो स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, जिसमें हम सेकंड पोस्टुलेट में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का क्या है? इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पे h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, जिसको हम इस पार्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई को हम h बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है सेकंड पोस्टुलेट जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है h अपॉन 2 पाई का क्या होगा? इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में, मान लेते हैं ये n1 ऑर्बिट है, ये n2 ऑर्बिट है। n1 ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा तब तो उसमें एनर्जी लॉस क्या होगा? जीरो। अनदर इलेक्ट्रॉन है वो n2 ऑर्बिट्स में क्या है? रिवॉल्व कर रहा है, उसमें भी एनर्जी लॉस जीरो। लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसमें एनर्जी का चेंजेस होंगे, जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एनर्जी मिशन होगा। अगर n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी का मिशन होगा। अगर n1 से n2 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, देन एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, उसने उन्होंने बताया, तो मान लेते हैं ये क्या है? इनिशियल ऑर्बिट है। ये मान लेते हैं फाइनल ऑर्बिट है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो एनर्जी में कितना चेंज होगा उसके लिए उन्होंने बताया था एच न्यू इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। ठीक है, बोर का जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो मॉडल दिया था वो 3 पोस्टुलेट्स पे बेस है। अब इसी के बेसिस पे, इन तीनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम की जो एटम है उसकी रेडियस वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते टाइम वेलोसिटी क्या होगी, उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, ये हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा जो है अभी प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट क्या है? वेलोसिटी। ये हमारा एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें चार्ज कितना है? प्लस
जेड ई, यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसमें आवेश कितना है ई, इसका मास कितना है एम। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मान लेते हैं ये जो रेडियस है आर है, इसको हम nth ऑर्बिट बोल देते हैं, nth ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट की रेडियस को हम आर एन से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसकी जो वेलोसिटी है इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की, उसको भी वी एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दो पावर है तो एक पावर को इससे कैंसिल कर देंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि के जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी एन आर एन इंटू वी एन। वी की डबल पावर थी, हमने सिंगल पावर में इसको दो जगह अलग अलग लिख दिया। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू क्या होता है एम वी आर। ठीक है, लेकिन एल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एन एच अपॉन 2 पाई, जिसको हम एन एच बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम वी आर की जगह हम क्या कर देंगे, एन एच बार रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच बार वी एन। ठीक है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना था और इसमें सारे वेरिएबल्स क्या है, जेड वेरिएबल है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एन भी हम ऑर्बिट नंबर हमें पता है, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना चाहते हैं एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 1 2 3 टेंस टू इनफाइनाइट। एच बार प्लांक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई है, जिसकी वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो हम यहाँ पे वी एन की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच बार। ओके, ठीक है, अगर हम इन सब में कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम वेरिएबल पार्ट को अलग करना चाहते हैं और कांस्टेंट पार्ट को अलग करके उसकी वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि के ई स्क्वायर अपॉन एन, एन तो अपना है वेरिएबल एच बार, ठीक है, इंटू जेड अपॉन एन। के कॉलम कांस्टेंट है तो हम के की वैल्यू का क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी पुट कर सकते हैं, जिसकी के की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो वी एन इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसको मान इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी एन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच बार, ठीक है, इंटू ई स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या करते हैं, सी से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी क्या है यहाँ पे, लाइट वेलोसिटी है। ओके, सी से हमने यहाँ पे इसको सी की वैल्यू पुट कर दी इंटू एन। ठीक है, अगर यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को कांस्टेंट, ये सब क्या है कांस्टेंट है, इन सब की कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, वी एन इक्वल्स टू सी अपॉन 137 इंटू जेड अपॉन एन। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे अगर इनको अगर हम एनालिसिस करें तो एक बहुत ही मजेदार बात निकल के सामने आती है कि उस टाइम पे बोर ने जेड के बारे में एक बात बोली थी कि जेड की वैल्यू है वो 137 से ज्यादा 137 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि हमारे नेचर में ओनली 137 एटम्स ही पॉसिबल है, इससे अगर ऊपर पॉसिबल नहीं है, जिनका एटॉमिक नंबर 137, कोई भी एटम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता और हमारे नेचर में कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, 137 से ज़्यादा हो। हम इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं वो देखिए।
जो वी एन वेलोसिटी है, वी एन इक्वल्स टू यहाँ पे सी अपॉन 137 इंटू जेड अपॉन एन। मान लेते हैं एन की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एन की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, ठीक है। तो वी एन इक्वल्स टू 1 सी अपॉन 137 इंटू जेड, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 137 हो गई तो क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इसकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी। अगर किसी भी मोर देन वन को अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन सी हो जाएगी। आप बताओ किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हो लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो ये उसी के बेस पे उन्होंने बताया था कि हमारे नेचर में ओनली 137 एटम ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात बोली थी उस टाइम पे भी, और आज भी हमारे जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है वो लगे हुए हैं नए नए एटम्स की खोज करने के लिए। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं रेडियस, जिसमें हमारी वेलोसिटी, इसमें तो वेलोसिटी को हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं फर्दर यूज के लिए, के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच बार, ओके। बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रेडियस हमने अभी क्या किया था, हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एम वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच बार अपॉन एन एच बार, ओके ओनली एन एच बार। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, तो आर एन इक्वल्स टू एन एच बार अपॉन एम वी एन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वी एन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एन एच बार अपॉन एम इंटू के जेड ई स्क्वायर एन एच बार, ठीक है। वी एन की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दिया, जिसमें वी एन इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच बार। तो इसको ये क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। इसमें कांस्टेंट पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, एच बार स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। अगर यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को पुट करने के बाद इस पार्ट को अगर कैलकुलेट करें तो जिसकी वैल्यू कितनी आती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये क्या होगी रेडियस, जहाँ पे जेड प्रोटॉन नंबर है, एन ऑर्बिट नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर है, और एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है। तो हम यहाँ पे आर एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाते टाइम उस पार्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। एनर्जी का पता है कि एनर्जी दो फॉर्म में होती है मोस्टली, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, E बराबर टी प्लस वी, जहाँ पे टी रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को, वी रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करें तो 1/2 एम वी एन स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे मास ऑफ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो हम वी एन की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। एम इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम एच बार का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई की पावर 4 एन स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कूलम्ब, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आती है के जेड ई इंटू ई अपॉन आर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस Q1, जहाँ पे जेड ई है एंड अनदर चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, और इन दोनों की डिस्टेंस क्या है आर, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, इसमें हम आर एन की वैल्यू पुट कर देंगे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। आर एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने अभी कैलकुलेट की है एन स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे। अब इन सबको लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन। टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम किस तरीके से लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो E इक्वल्स टू कितनी आ रही है हमारे पास, टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर माइनस एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड बार स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ रही है 1/2 एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको कांस्टेंट पार्ट को हम अलग करें तो ई ऑफ एन बोल देते हैं कि nth ऑर्बिट में हमारे पास एनर्जी आ रही है वो कितनी है, 1/2 एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू जेड बार स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जिसमें जेड और एन हमारे पास अलग अलग होंगे हर एटम के लिए, हर ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू अलग होगी, हर एटम के लिए जेड की वैल्यू अलग होगी। ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें हम कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी निकल जाती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जिसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगी, किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना तो उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है।